हाय एवरीवन, मैं हूं मनदीप अग्रवाल। आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जेई पीवाईक्यू सीरीज में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 11th का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है मैकेनिकल वेव्स। और हम आज मैकेनिकल वेव्स के उन सवालों को सॉल्व करने जा रहे हैं जो सवाल जेई मेन 2025 के जनवरी अटेम्प्ट में आए थे। टोटल 10 पेपर हुए थे और उन 10 पेपर में 3 सवाल मैकेनिकल वेव्स से थे और मैं आज आपको इस क्लास में उन्हीं 3 सवालों को सॉल्व करना सिखाने जा रहा हूं। उन सवालों को समझाने के दौरान जिन जिन कॉन्सेप्ट्स की भी हमें रिक्वायरमेंट होगी उन सवालों को सॉल्व करने के लिए उन सारे कॉन्सेप्ट्स को मैं आपको साथ साथ समझाता जाऊंगा। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि हम इस चैप्टर के मैक्सिमम कॉन्सेप्ट्स को टच करें उन 3 सवालों के थ्रू, जिससे होगा ये कि आपका इस क्लास के दौरान एक अच्छा खासा रिविजन भी हो जाएगा और आप डेफिनेटली जो समय डिवोट करेंगे इस वीडियो को, इस क्लास को अटेंड करने के लिए, वो आपका ऑप्टिमाइज हो। उस पर्टिकुलर टाइम में आप बहुत कुछ सीखें, बहुत कुछ जानें, ये मेरी कोशिश रहेगी। और इसी कोशिश के साथ शुरुआत करते हैं। जो हमारा पहला सवाल है वो 22 जनवरी 2025 के फर्स्ट शिफ्ट में आया है एंड क्वेश्चन है अ क्लोज्ड ऑर्गन एंड एन ओपन ऑर्गन ट्यूब फिल्ड बाय 2 डिफरेंट गैसेस हैविंग सेम बल्क मॉडुलस बट डिफरेंट डेंसिटीज ρ1 and ρ2 respectively. The frequency of the 9th harmonic of closed tube is identical with the 4th harmonic of open tube. All right. If the length of the closed tube is 10 centimeter and the density ratio of the two gases is ρ1 is to ρ2 equal to 1 is to 16, then the length of the open tube is. All right. मैं आपको सवाल समझाता हूँ। सवाल लेंदी दिखने में जरूर है बट उतना डिफिकल्ट है नहीं, काफ़ी आसान सा सवाल है। मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, हम साउंड के केस में हम जानते हैं कि साउंड एक मैकेनिकल वेव है और मैकेनिकल वेव हम किसे कहते हैं? मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स होती हैं जिनको प्रोपेगेट होने के लिए एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। जिन वेव्स को प्रोपेगेट करने के लिए एक हमें मैटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट हो, उन वेव्स को हम मैकेनिकल वेव कहते हैं। एंड साउंड एक मैकेनिकल वेव है। साउंड को हम वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करवा सकते, साउंड वेव को वैक्यूम में ट्रेवल करवा पाना पॉसिबल नहीं है। साउंड को अगर आप प्रोपेगेट करवाना चाहते हैं, डेफिनेटली आपको एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होगी। भले वो मीडियम गैसियस हो, लिक्विड हो या फिर सॉलिड हो, फर्क नहीं पड़ता, बट मीडियम होना चाहिए। तो नाउ हम साउंड के केस में 2 तरह की ट्यूब की बात करते हैं। एक को हम कहते हैं क्लोज्ड ऑर्गन पाइप और सेकेंड को हम कहते हैं ओपन ऑर्गन पाइप। इन ट्यूब्स में हम या इन पाइप्स में हम स्टैंडिंग वेव का फॉर्मेशन करते हैं। स्टैंडिंग वेव के फॉर्मेशन के दौरान एक पर्टिकुलर फेनोमेना होता है जिसे हम कहते हैं रेजोनेंस। और इस रेजोनेंस के एस्टेब्लिशमेंट के दौरान होता यह है कि जो साउंड की लाउडनेस होती है वो मैक्सिमम होती है और उसी दौरान जिन फ्रीक्वेंसीज के लिए इन ट्यूब्स में रेजोनेंस होता है उन फ्रीक्वेंसीज को हम कहते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज। क्या कहते हैं? हम उन्हें रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज कहते हैं। और उसी पर्टिकुलर आर्टिकल पे बेस्ड ये हमारा सवाल है। तो देखिए, सवाल ये कह रहा है कि हमारे पास 2 अलग अलग तरह की ट्यूब्स हैं। एक ट्यूब है हमारा क्लोज्ड ऑर्गन पाइप एंड सेकेंड है हमारा ओपन ऑर्गन पाइप। तो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप किसे कहते हैं? क्लोज्ड ऑर्गन पाइप वो होता है जिसकी एक एंड ओपन और एक एंड क्लोज्ड होती है ना। मैं फिर से रिपीट कर दूं, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का एक एंड ओपन और एक एंड क्लोज्ड होता है। जहां तक ओपन ऑर्गन ट्यूब या फिर ओपन ऑर्गन पाइप का सवाल है, इसके दोनों एंड ओपन होते हैं। इसके दोनों एंड ओपन होते हैं, इसका एक एंड ओपन और एक एंड क्लोज होता है ना। नाउ अगर हम बात करें रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज की जिसकी मैं बात कर रहा था, तो दोनों ट्यूब में फॉर्म होने वाले रेजोनेंस के लिए जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज होती है उनके अलग अलग फॉर्मूले हैं और उन फॉर्मूले के बारे में भी मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। तो यहाँ पर आपको मैं बिल्कुल बताना चाहूँगा दैट फॉर क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के लिए मैं पहले बात कर लेता हूं। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के केस में जिन फ्रीक्वेंसीज के लिए आपको रेजोनेंस ऑब्जर्व होगा, जिन फ्रीक्वेंसीज के लिए स्टैंडिंग वेव का फॉर्मेशन होगा, उन फ्रीक्वेंसीज को फाइंड करने का फॉर्मूला है F इक्वल टू 2n माइनस 1 इंटू V अपॉन 4L। अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, जहां पर आपको n की वैल्यू 1, 2, 3 कोई भी आप इंटीजर ले सकते हो, 1, 2, 3, 4 अब तो आपको जहां तक भी जाना आप जा सकते हैं। और n की वैल्यू को अगर हम यहां पर पुट करते जाएंगे
तो हमको कुछ फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू मिलती जाएगी और उन फ्रीक्वेंसीज के लिए वहाँ पर ट्यूब में, किस ट्यूब में, क्लोज्ड ऑर्गन ट्यूब में या फिर क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में स्टैंडिंग वेव का फॉर्मेशन होता है। स्टैंडिंग वेव के बारे में डिटेल में जानकारी हम करेंगे, बट आपको मैं बताना चाहूँगा कि क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के लिए इन फ्रीक्वेंसीज, मतलब इस फॉर्मूले से डिराइव्ड जो वैल्यू जाएंगी फ्रीक्वेंसीज की, उन फ्रीक्वेंसीज के लिए वहाँ पर स्टैंडिंग वेव का फॉर्मेशन होता है, जो बिल्कुल आपको याद रख लेना चाहिए। ये फॉर्मूला आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, जहाँ पर v हमारे साउंड की स्पीड होती है एंड l हमारी ट्यूब की लेंथ होती है ना। v क्या है हमारी, v हमारी साउंड की स्पीड है और l यहाँ पर हमारी ट्यूब की लेंथ होती है, जो बिल्कुल आपको याद रख लेना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर n की वैल्यू को 1 पुट करूँ, अगर मैं n की वैल्यू को 1 पुट करूँ तो f की वैल्यू क्या आने वाली है। देखिए यहाँ पर अगर मैं 1 पुट कर दूँ, 2 इंटू 1 विल बिकम 2, 2 माइनस 1 विल बिकम 1, 1 इंटू v विल बिकम v एंड हमारे पास रहने वाला है v बाई 4l। और इसी फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ये पहली फ्रीक्वेंसी है जिसके लिए हम ट्यूब में स्टैंडिंग वेव को फॉर्म कर पाएंगे, और इस फ्रीक्वेंसी को हम क्या कहते हैं, इस फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। नाउ अब अगर मैं n की वैल्यू को 2 ले लूं, n की वैल्यू को अगर मैं 2 ले लूं तो देखिए f की वैल्यू क्या आने वाली है, तो 2 इंटू 2 विल बिकम 4, 4 माइनस 1 विल बिकम 3, सो फाइनली f की वैल्यू बनने वाली है 3v अपॉन 4l, जो कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का 3 टाइम्स है। और इसी फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं थर्ड हार्मोनिक, है ना। इसको हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं थर्ड हार्मोनिक, इसे थर्ड हार्मोनिक कहा जाएगा, इसे हम थर्ड हार्मोनिक कहेंगे, या फिर इसे हम फर्स्ट ओवरटोन भी कहते हैं, या फिर इसे हम फर्स्ट ओवरटोन भी कहते हैं, है ना। तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि फंडामेंटल का 3 टाइम्स जो होगा वो हमारी थर्ड हार्मोनिक कहलाएगी। यहां पर सेकंड हार्मोनिक नहीं होती। मैं आपको बिल्कुल बताना चाहूंगा कि क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के केस में जो हमारी इवन हार्मोनिक्स होती हैं वो अब्सेंट होती हैं, मतलब यहाँ पर आपको सेकंड हार्मोनिक नहीं मिल सकती, आपको फोर्थ हार्मोनिक नहीं मिल सकती, आपको सिक्स्थ हार्मोनिक नहीं मिल सकती, आपको क्या क्या मिलेगी, आपको सिर्फ और सिर्फ ऑड हार्मोनिक मिलता है। ऑड मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के लिए यहाँ पर स्टैंडिंग वेव का फॉर्मेशन होता है। अब देखिए मैं आगे समझाता हूँ कि अगर मैं n की वैल्यू को यहाँ पर 3 पुट कर दूँ तो देखिए f की वैल्यू क्या आने वाली है, तो 3 इंटू 2 विल बिकम 6, 6 माइनस 1 विल बिकम 5, सो यहाँ पर अगेन मुझे फिफ्थ हार्मोनिक मिलेगा। और अगर देखा जाए तो यहाँ पर फोर्थ हार्मोनिक अगेन एब्सेंट है ना। और इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे फिफ्थ हार्मोनिक, दिस इज कॉल्ड फिफ्थ हार्मोनिक। और यह इसे हम कहते हैं सेकेंड ओवरटोन, इसे सेकेंड ओवरटोन कहा जाता है। सिमिलरली आपको सेवेंथ हार्मोनिक भी मिल सकती है, नाइन्थ हार्मोनिक भी मिल सकती है ना। और क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में आपको सिर्फ और सिर्फ ऑड हार्मोनिक मिलेगी, इवन हार्मोनिक नहीं मिल सकती। ये बात आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए। अब मैं बात करता हूं ओपन ऑर्गन पाइप की। अब हम ओपन ऑर्गन पाइप के लिए बात करते हैं। तो देखिए ओपन ऑर्गन पाइप के लिए जिन फ्रीक्वेंसीज के लिए स्टैंडिंग वेव का फॉर्मेशन होता है, रेजोनेंस हो पाता है, ये जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू होंगी उसे फाइंड करने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है F इक्वल टू NV अपॉन 2L। ये हमारा फॉर्मूला है जो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। यहाँ पर n की वैल्यू अगेन क्या होगी, तो यहाँ पर अगेन n की वैल्यू आप 1, 2, 3, 4, आपको जो भी वैल्यू लेनी है आप ले सकते हैं, कोई ना कोई इंटीजर होना चाहिए। v क्या है यहाँ पर, v अगेन हमारी साउंड की स्पीड है एंड l हमारी ट्यूब की लेंथ होती है, जो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ n की वैल्यू 1 पुट करके, अगर मैं n की वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो f की वैल्यू आ रही है मेरी v अपॉन 2l एंड ये हमारी ओपन ऑर्गन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहलाएगी, है ना। ये क्या बन जाएगी हमारी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो बिल्कुल बताना चाहूंगा कि ओपन ऑर्गन पाइप के केस में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को फाइंड करने का ये फॉर्मूला है। यहाँ पर ये हमारा v हमारी साउंड की स्पीड होती है और l हमारी ट्यूब की लेंथ होती है। अब अगर मैं यहाँ पर n की वैल्यू को 2 पुट कर दूं तो f की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इट विल बिकम 2v अपॉन 2l। मैं चाहूँ तो 2 and 2 को कैंसिल भी कर सकता हूँ,
फाइनली मुझे वैल्यू v बाई एल मिल जाएगी। बट अगर मैं देखूं तो ये जो पर्टिकुलर वैल्यू है ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का ट्वाइस है, डबल है, और इसे हम कहते हैं सेकेंड हार्मोनिक। इसे हम क्या कहते हैं? सेकेंड हार्मोनिक कहते हैं, या फिर इसे हम फर्स्ट ओवरटोन भी कह सकते हैं, है ना। इसे फर्स्ट ओवरटोन भी कहा जा सकता है। एंड इस केस में जो फर्स्ट ओवरटोन है वो फंडामेंटल का सेकेंड हार्मोनिक है, जो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, फंडामेंटल का डबल होता है। अब अगर यहां पर मैं n की वैल्यू को 3 पुट कर दूं तो मुझे f की वैल्यू मिल जाएगी 3 टाइम्स ऑफ v बाई 2l, जो कि हमारी फंडामेंटल का 3 टाइम्स है, और इसे हम कहेंगे थर्ड हार्मोनिक। इसे हम कहेंगे थर्ड हार्मोनिक, या फिर इसे हम कहेंगे सेकेंड ओवरटोन। इस पर्टिकुलर केस में जो सेकेंड ओवरटोन होगा वो फंडामेंटल का थर्ड हार्मोनिक होती है, और इसी सिलसिले में आप आगे भी बढ़ सकते हो, जो आपको बिल्कुल यहां तक पता होना चाहिए। और इसीलिए मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा कि ओपन ऑर्गन पाइप के केस में फंडामेंटल का हर हार्मोनिक प्रेजेंट है, जो कि रेजोनेंस करवा सकता है, जो कि साउंड की लाउडनेस को मैक्सिमाइज करवा सकता है, या फिर आप ऐसा समझ लीजिए कि ट्यूब में स्टैंडिंग वेव को फॉर्म कर सकता है ना। तो यहां पर हर हार्मोनिक इवन भी प्रेजेंट है एंड ऑड मल्टीपल भी प्रेजेंट है, ऑड हार्मोनिक भी प्रेजेंट है। बट अगर हम बात करें क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ ऑड हार्मोनिक ही आपको मिल सकते हैं। फंडामेंटल का आपको ऑड मल्टीपल मिल सकता है, इवन मल्टीपल यहां पर नहीं होता। यहां पर इवन मल्टीपल एंड ऑड मल्टीपल फंडामेंटल के दोनों प्रेजेंट होते हैं, और आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। ठीक, मैं समझता हूं यहां तक की बात क्लियर है। एक जो इंपॉर्टेंट बात आपको यहां पर दिमाग में रखनी है वो ये है कि फंडामेंटल का जितना टाइम्स होगी हमारी फ्रीक्वेंसी वो उतना हार्मोनिक कहलाती है ना। तो अगर फंडामेंटल का थ्राइस है तो थर्ड हार्मोनिक, 7 टाइम्स है तो 7th हार्मोनिक, 20 टाइम्स है तो 20th हार्मोनिक। इस तरह से आपको समझना चाहिए। एंड क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के केस में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को फाइंड करने का फॉर्मूला है v बाई 4l, एंड ओपन ऑर्गन पाइप के केस में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को फाइंड करने का फॉर्मूला है v बाई 2l, जहां पर l हमारी क्या होगी? l होगी हमारी ट्यूब की लेंथ एंड v होगी हमारी साउंड की स्पीड। इतनी जानकारी अगर आपको है यहां पर तो बिल्कुल ये जो सवाल है हमारा पहला सवाल, ये आप करने की पोजीशन में है, आप बिल्कुल इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करना बिल्कुल डिफिकल्ट रहा नहीं। अब सवाल को मैं और पढ़ रहा हूँ, है ना। अब मैं सवाल को आपके साथ आपके लिए एक बार और पढ़ता हूँ, और आपको अब मैं सवाल को सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखिए क्या कह रहा था कि 2 पाइप्स हैं, एक हमारा क्लोज्ड ऑर्गन है और एक ओपन ऑर्गन ट्यूब है। दोनों को डिफरेंट गैसेस के साथ फिलअप किया गया, बट उन गैसेस के लिए बल्क मॉडुलस की वैल्यू सेम दी गई है। अब बल्क मॉडुलस यहाँ पर क्यों गिवन है उसके पीछे का भी मैं रीजन बताऊंगा, थोड़ा सा वेट करेंगे। नाउ इन गैसेस की जो डेंसिटीज है वो ρ1 एंड ρ2 गिवन है। हमें कहता है कि क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का या क्लोज्ड ट्यूब का जो 9th हार्मोनिक है वो ओपन ट्यूब के 4th हार्मोनिक के साथ आइडेंटिकल है, मतलब इक्वल है। 9th हार्मोनिक ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप इज इक्वल टू 4th हार्मोनिक ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप, और ओपन ऑर्गन ट्यूब भी आप कह सकते हैं। अच्छा, आपको जैसे कि मैं बताया था कि क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के केस में सिर्फ और सिर्फ ऑड मल्टीपल प्रेजेंट होते, तो यहाँ पर 9th हार्मोनिक है। एंड ओपन के केस में हर तरह की हार्मोनिक आपको मिल सकती है, और यहाँ पर हमको 4th हार्मोनिक बोला है। अब कहता है कि अगर क्लोज ट्यूब की लेंथ 10 सेंटीमीटर है तब उस केस में ओपन ट्यूब की क्या लेंथ होगी, और डेंसिटी का रेशियो हमें गिवन है 1:16। अब मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं, देखिएगा, है ना। देखिए सुनिएगा, हमको क्या बोला है कि 9th हार्मोनिक ऑफ क्लोज ट्यूब इज इक्वल टू 4th हार्मोनिक ऑफ ओपन ट्यूब, यही बोला है हमको। तो नाउ अब जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के केस में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को फाइंड करने का फॉर्मूला है v/4l, और इसका मुझको 9 टाइम्स कर देना चाहिए। साथ ही साथ एक बात आपको और बताना चाहूंगा, क्योंकि दोनों ही ट्यूब्स में अलग अलग गैसेस फील्ड की गई हैं, और क्योंकि दोनों ही गैसेस की डेंसिटीज अलग अलग हैं, दोनों ही ट्यूब में जो साउंड की स्पीड होगी वो भी डिफरेंट होगी, क्योंकि मैकेनिकल वेव की जो स्पीड होती है या जो फिर साउंड की जो स्पीड होती है वो मीडियम के 2 प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करती हैं। पहली प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इनर्शिया प्रॉपर्टी, एंड सेकेंड को हम कहते हैं इलास्टिक प्रॉपर्टी। मैं आपको बिल्कुल बताना चाहूँगा कि मैकेनिकल वेव्स की स्पीड किसी भी मीडियम में
मीडियम की दो प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करती है, और ये मीडियम है जो डिसाइड करेगी कि साउंड की स्पीड या फिर वेव की क्या स्पीड होने वाली है। देखिए मैं आपको बताना ही चाहता हूँ, जैसे मान लेते हैं एक कमरे में 10 लोग प्रेजेंट हैं, 10 लोग वहाँ पर प्रेजेंट हैं, तो 10 के साउंड की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट हो सकती है, क्वालिटी डिफरेंट हो सकती है, लाउडनेस भी डिफरेंट हो सकती है, लेकिन उन 10 के 10 लोग जब साउंड प्रोड्यूस करेंगे उन सभी की साउंड की स्पीड एक बराबर होगी, एक ही होगी, क्योंकि साउंड की स्पीड हम डिसाइड नहीं करते, साउंड की स्पीड सोर्स डिसाइड नहीं करता, साउंड की स्पीड मीडियम डिसाइड करती है। साउंड की स्पीड या फिर मैकेनिकल वेव की स्पीड कंप्लीटली डिपेंड होती है मीडियम पे, जो आपको बिल्कुल समझना चाहिए। और क्योंकि इस पर्टिकुलर केस में दोनों ही ट्यूब में अलग अलग गैस को फिल किया गया था, तो डेफिनेटली इसमें कोई दो राय नहीं है कि दोनों ही मीडियम में साउंड की स्पीड डिफरेंट होनी चाहिए, और होगी भी। और आपको बिल्कुल क्या याद रखना है कि मैकेनिकल वेव की जो स्पीड होती है, जिसमें साउंड एक हमारा एग्जाम्पल है ना, साउंड मैकेनिकल वेव का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। एंड मैकेनिकल वेव्स के केस में जो स्पीड होती है वेव की, वो मीडियम की दो प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करती है। एक होती है इनर्शिया प्रॉपर्टी, मतलब मास पर डिपेंड करेगा। सेकेंड उसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी, मतलब बल्क मॉडुलस पर डिपेंड करता है, जो आपको समझना चाहिए नाउ। और इसीलिए क्योंकि दोनों ही ट्यूब में अलग अलग स्पीड और अलग अलग लेंथ है, तो यहाँ पर मैं सबस्क्रिप्ट 1 यूज कर लेता हूँ फॉर क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, एंड सबस्क्रिप्ट 2 यूज करेंगे हम फॉर ओपन ऑर्गन पाइप। नाउ अब इसका फोर्थ हार्मोनिक मतलब फोर्थ टाइम्स ऑफ फंडामेंटल, एंड ओपन ऑर्गन पाइप के लिए हमारी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को फाइंड करने का फॉर्मूला था V/2L। तो यहां पर मैं सबस्क्रिप्ट 2 यूज कर लेता हूं स्पीड एंड लेंथ के लिए, करेक्ट। यहां तक आप बिल्कुल समझ सकते हैं। नाउ आपको मैं बिल्कुल ये बात भी बताना चाहूंगा कि जो साउंड की स्पीड होती है एयर मीडियम में, है ना, जो साउंड की स्पीड होती है एयर मीडियम में, उसे फाइंड करने का फॉर्मूला है V = बल्क मॉडुलस अपॉन डेंसिटी। अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आपको बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। और यहीं से मैं आपको बता रहा था कि जो हमारी मैकेनिकल वेव की स्पीड होती है मीडियम के दो प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करती है। यहाँ पर जो डेंसिटी है वो कहीं ना कहीं मास को शो कर रहा है, कहीं ना कहीं मीडियम की इनर्शिया को शो कर रहा है ना। आप जानते हैं कि इनर्शिया का डिपेंडेंस मास पे होता है, तो डेंसिटी यहाँ पर ये बता रही है कि कितना ज़्यादा हमारा मीडियम मासिव है या फिर कितना लाइट है। और कहीं ना कहीं डेंसिटी का डायरेक्ट रिश्ता मास के साथ है, मतलब इनर्शिया के साथ है। जहाँ तक बात बल्क मॉडुलस की, तुम जानते हैं कि मैकेनिकल प्रॉपर्टी जब सॉलिड में हम बल्क मॉडुलस के बारे में पढ़ते हैं, एंड बल्क मॉडुलस एक ऐसा मॉडुलस है जो हर स्टेट के लिए डिफाइन किया जा सकता है। लिक्विड, गैस एंड सॉलिड तीनों मीडियम के लिए बल्क मॉडुलस को डिफाइन कर सकते हैं। एंड बल्क मॉडुलस यहाँ पर किस प्रॉपर्टी को शो कर रहा है मीडियम की? इट इज शोइंग द इलास्टिक प्रॉपर्टी। और बिल्कुल आपको ये स्पीड को फाइंड करने का फॉर्मूला बिल्कुल पता होना चाहिए, आपको बिल्कुल इस फॉर्मूले को ध्यान रखना है। नाउ अब हमको क्वेश्चन में बोला था कि दोनों ही ट्यूब में जो फील्ड गैस है उन दोनों के लिए बल्क मॉडुलस की वैल्यू सेम है, ऐसा कह रहा है कि दोनों ही गैसेस के लिए बल्क मॉडुलस की वैल्यू सेम है। तो इसको मैं आगे क्या लिख सकता हूं? तो देखिए इट इज 9/4। मैं बाद में कैंसिल करूंगा जो भी मुझे कैंसिल करना है, ठीक है, या तो कर लेंगे अपन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो 9/4 V1 की जगह मैं लिख सकता हूं अंडर रूट बल्क मॉडुलस अपॉन ρ1। ट्रू और नॉट? बल्क मॉडुलस दोनों गैसेस की सेम है, एंड क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में जो फील्ड हमारी गैस उसकी डेंसिटी हमने ρ1 ली हुई है, और यहाँ पर हमारा L1 बचा है, तो डिनोमिनेटर में L1 हम यहाँ पर रख देते हैं, मतलब मैं 1/L1 को अलग से मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ दिस विल बी इक्वल टू 4/2 को मैं 2 लिख सकता हूँ, L2 को भी रहने देते हैं अपन। नाउ V2 की जगह मैं लिख सकता हूँ सेम बल्क मॉडुलस, क्योंकि बल्क मॉडुलस की वैल्यू दोनों गैसेस के लिए सेम है, और यहाँ पर आ जाएगा ρ2, जो बिल्कुल समझना आसान है। नाउ अब अगर हम देखें तो यहां पर मैं बल्क मॉडुलस को कैंसिल कर सकता हूं, ट्रू और नॉट? नाउ अब देखिएगा आ गया आंसर, हम आंसर के काफी क्लोज हैं। अब मैं काम करता हूं, इस डिनोमिनेटर के ρ1 को और रूट ρ1 को मैं RHS की तरफ ट्रांसफर करता हूं। तो रूट ρ1 RHS के न्यूमिनेटर में जाएगा, एंड RHS में ऑलरेडी हमारे पास डिनोमिनेटर में रूट ρ2 प्रेजेंट है, तो यहां पर लिख सकता हूं मैं रूट ρ1 अपॉन ρ2। बिल्कुल समझा जा सकता है, ट्रू और नॉट? नाउ इस L2 को जो मेरे RHS के डिनोमिनेटर में है, जिसकी वैल्यू मैं फाइंड करना चाहता हूं, जिसकी वैल्यू मुझे पूछी गई है, इसको मैं LHS में ले लेता हूं, तो LHS के न्यूमिनेटर में आ जाएगा। इस L1 की वैल्यू मुझे 10 सेंटीमीटर गिवन है, और इसको मैं RHS की तरफ मल्टीप्लाई कर दूं तो न्यूमिनेटर में L1 हो जाएगा। साथ ही 4 भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 8, और ये जो 9 है डिवाइड हो जाएगा, जो बिल्कुल समझा जा सकता है। और यही तो मुझको पूछी गई थी,
इसी की तो वैल्यू मुझे बतानी है। अब हम आंसर के काफ़ी क्लोज हैं, सो 8/9 को वैसा का वैसा छोड़ देता हूँ। L1 की वैल्यू मुझे 10 सेंटीमीटर गिवन थी, तो L2 की वैल्यू मुझे सेंटीमीटर में मिल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ρ1/ρ2 की वैल्यू हमें गिवन है 1:16। अगर आपको ध्यान हो तो ρ1/ρ2 की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 1:16 गिवन है। रूट करूंगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4। ट्रू और नॉट? नाउ 8/4 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 10 विल बिकम 20, 20/9 मेरा आंसर आ रहा है। तो डेफिनेटली इस केस में मैं आंसर कहूँगा कि जो हमारी ओपन ऑर्गन पाइप है उसकी लेंथ डेफिनेटली 20/9 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब हम आंसर चेक करते हैं, तो यहाँ पर मेरा आंसर आ रहा है 20/9 सेंटीमीटर। मैं ऑप्शन 3 के साथ जाऊँगा, और अगर हम देखें तो ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का एकदम परफेक्ट आंसर है, जो बिल्कुल आप समझ सकते हैं ना। तो मैं समझता हूँ कि इस क्वेश्चन को जब मैंने सॉल्व किया तो आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा, और डेफिनेटली आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। स्टैंडिंग वेव क्या होती है इसके बारे में आपको मैं समझाऊंगा, और क्वेश्चन स्टैंडिंग वेव के ऊपर किस तरह के आते हैं आपको ये चीज़ यहाँ पर पता हो जानी चाहिए, है ना। जो स्टैंडिंग वेव होती है वो हम ऑर्गन पाइप में फॉर्म करते हैं कुछ चुनिंदा फ्रीक्वेंसीज के लिए, और उन फ्रीक्वेंसीज को हम क्या कहते हैं, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज कहते हैं। क्लोज्ड एंड ओपन दोनों ऑर्गन पाइप के लिए मैंने आपको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज को फाइंड करने का फॉर्मूला सिखाया, और आपको इतनी बात ध्यान रखनी है। स्टैंडिंग वेव क्या होती है ना, किसी ना किसी क्लास में हम डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। और इस सवाल के साथ मैं अब कंप्लीट होने के बाद अब अगले सवाल की तरफ चलता हूं। नाउ जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 23 जनवरी 2025 के सेकंड शिफ्ट से है। क्वेश्चन है द इक्वेशन ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव ट्रेवलिंग along a string is y equal to 4 sin 20 into 10 to the power minus 3x plus 600t millimeter, where x is in the millimeter and t is in second. The velocity of the wave is, all right, again a very easy question जो बिल्कुल मैं आपको सॉल्व करना सिखाता हूँ। काफ़ी जल्दी हम इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, बट कुछ बातें जो आपको पता होनी चाहिए तभी जाकर के आपको सवाल आसान लगेगा, वरना तो शायद आप छोड़ के भी आएँ। और इसीलिए आप मेरी बात को ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से सुनना, आपको ना सवाल समझ में आ जाएगा, और इस तरह के सवाल आप सॉल्व करना सीख भी जाएंगे। इसके अलावा इस सवाल को समझाने के दौरान जिन जिन बातों का मैं आपके साथ जिक्र करने वाला हूँ, उन बातों को हम क्लास 12th के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए भी यूज कर सकते हैं। देखिए, जो मैकेनिकल वेव्स की जो इक्वेशन है और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की इक्वेशन, उसके फॉर्मेट में कोई बदलाव नहीं है, एक ही तरह की दोनों की इक्वेशंस होती हैं। और इसीलिए अगर आपको मैकेनिकल वेव के बारे में अगर अच्छी खासी जानकारी हो जाती है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को समझना, उसे सीखना बहुत आसान हो जाता है। और इसलिए आप ऐसा मत मानिएगा कि इससे सिर्फ आपको मैकेनिकल वेव के लिए मदद मिलेगी, इससे डेफिनेटली आपको क्लास 12th के नॉन मैकेनिकल वेव मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में भी काफ़ी हेल्प होने वाली है, काफ़ी हेल्प आपको हो जाएगी। देखिए, मैकेनिकल वेव बेसिकली दो तरह के होते हैं, है ना। मैकेनिकल वेव कितने तरह की होती हैं? मैकेनिकल वेव दो तरह की होती हैं, जिसमें एक को हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव एंड सेकेंड को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। क्या कहते हैं हम उसे लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। फिर से मैं रिपीट कर दूं, मैकेनिकल वेव को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, जिसमें एक कैटेगरी का नाम है ट्रांसवर्स वेव एंड सेकेंड कैटेगरी का नाम है लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि इन दोनों वेव्स को जब हम किसी मीडियम में प्रोड्यूस करते हैं, तब मीडियम के जो पार्टिकल्स होते हैं वो ऑसिलेट करते हैं। क्या करते हैं? वो ऑसिलेट किया करते हैं, है ना। अब जब आप मीडियम के पार्टिकल्स को ऑसिलेट कराते हैं तो अब दो बातें हो सकती हैं कि जिस डायरेक्शन में हमारी वेव बढ़ रही है, जिस डायरेक्शन में हमारी वेव का प्रोपगेशन हो रहा है, अगर उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमारे मीडियम के पार्टिकल्स ऑसिलेट करें, तब उस तरह की वेव्स को हम ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। ट्रांसवर्स का मतलब आप परपेंडिकुलर ही मानिए, है ना। तो अगर वेव प्रोपगेशन एंड पार्टिकल ऑसिलेशन आपस में परपेंडिकुलर हो, तब उस तरह की वेव को हम क्या कहते हैं? हम ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। एंड वेव प्रोड्यूस्ड इन अ स्ट्रिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसवर्स वेव। आप लोग ने देखा होगा कि जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं, है ना, तब उस दौरान जिम में आपने देखा होगा कि दो स्ट्रिंग को बिल्डर होल्ड करके उसे अप एंड डाउन मूव करवाते हैं, एंड उस दौरान जो स्ट्रिंग होती है उसमें एक वेव का फॉर्मेशन होता है, और वो वेव एक्चुअल में कौन है? एक ट्रांसवर्स वेव है। इवन गिटार में
या सितार में जब स्ट्रिंग को प्लग किया जाता है, अगेन वहां पर हम ट्रांसवर्स वेव को ही प्रोड्यूस करते हैं, जिससे फाइनली फिर हमारी साउंड प्रोड्यूस होती है, बट स्ट्रिंग में प्रोड्यूस होने वाली जो वेव होती है वो ट्रांसवर्स वेव ही होती है, जो आपको बिल्कुल समझ में आना चाहिए। लेकिन अगर जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपेगेट हो रही है, अगर उसी लाइन के अलोंग मीडियम के पार्टिकल ऑसिलेट करें, तब उस तरह की वेव्स को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव। लॉन्गिट्यूडिनल का मतलब होता है अलोंग द लेंथ, है ना। तो जिस डायरेक्शन में मेरी वेव फैल रही है, प्रोपेगेट कर रही है, उसी डायरेक्शन में अगर मीडियम के पार्टिकल्स का भी ऑसिलेशन हो जाए, तब उस तरह की वेव को हम लॉन्गिट्यूडिनल वेव कहते हैं। एंड साउंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव, जो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, साउंड लॉन्गिट्यूडिनल का एग्जाम्पल होता है। डन। नाउ अब मैं बात करता हूं ट्रांसवर्स वेव की। तो ट्रांसवर्स वेव के केस में हमने जैसा कि कहा, वेव प्रोपगेशन एंड पार्टिकल ऑसिलेशन आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। इस वेव के लिए उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है y इक्वल टू a साइन kx प्लस और माइनस ओमेगा टी, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। और इसी इक्वेशन को हम कहते हैं प्रोग्रेसिव वेव इक्वेशन, प्रोग्रेसिव वेव इक्वेशन। और ये जो इक्वेशन आप देख रहे हैं, ये एक्चुअली में ट्रांसवर्स वेव इक्वेशन है ना। मैं बात बताना चाहूंगा, जो मैंने लिखी है ये ट्रांसवर्स वेव इक्वेशन होती है ना, ये ट्रांसवर्स वेव इक्वेशन है। अभी ट्रांसफर से कैसे जाना मैंने, कैसे जज किया मैंने, तो मैं आपको समझाना चाहूंगा इसके हर एक टर्म को। यहां पर जो y है वो ये बता रही है कि जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो y एक्सिस के अलोंग ऑसिलेट कर रहे हैं। इसको मैं ग्राफिकली समझाऊं अगर आपको, तो मान लिया जाए ये मेरा एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये मेरी x एक्सिस है, ये मेरी y एक्सिस है। तो ये y क्या बता रही है, ये y ये बता रही है कि जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो y एक्सिस के अलोंग ऑसिलेट कर रहे हैं, एंड y एक्सिस के अलोंग उनकी जो पोजीशन होगी वो हमें इस y की वैल्यू से मिल जाएगी। परफेक्ट बात है। मीडियम के पार्टिकल का ऑसिलेशन मैंने किस तरह बताया आपको, मैं ये कह रहा हूं कि मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो y एक्सिस के अलोंग ऑसिलेट कर रहे हैं। परफेक्ट। मीडियम के पार्टिकल्स का ऑसिलेशन y एक्सिस के अलोंग हो रहा है, तो मैं वेव को प्रोपेगेट किस तरफ करवा दूं, अगर मैं ट्रांसवर्स वेव की बात कर रहा हूं तो ट्रांसवर्स वेव के लिए डेफिनेटली मैं वेव को x एक्सिस के अलोंग प्रोपेगेट करता हुआ कह रहा हूं। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जो मेरी वेव का प्रोपेगेशन है, जो मेरी एनर्जी का प्रोपेगेशन है, इट इज अलोंग द x एक्सिस। वेव मेरी x एक्सिस के अलोंग प्रोपेगेट कर रही है, बट मीडियम के पार्टिकल्स मेरे y एक्सिस के अलोंग ऑसिलेट कर रहे हैं। तो ये y हमारे मीडियम के पार्टिकल्स को शो करेगी, मीडियम के पार्टिकल्स के पोजीशंस को शो करेगी। नाउ व्हाट इज a? a will be the maximum displacement of the particles from the mean position, जिसे हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। आप जानते हैं कि जब कोई पार्टिकल ऑसिलेट करती है तो मीन एंड एक्सट्रीम के बीच की दूरी को एम्पलीट्यूड कहते हैं, जो कि पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट की मैक्सिमम वैल्यू होती है। और यही a हमारी y एक्सिस के अलोंग ऑसिलेट होते हुए पार्टिकल्स की एम्पलीट्यूड है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगी। साइन तो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। k को हम कहते हैं वेव नंबर। k को क्या कहते हैं हम? k को हम कहते हैं वेव नंबर। इसका एक और नाम है जिसे हम कहते हैं प्रोपेगेशन कांस्टेंट, जो मैं आपको बताना चाहूंगा। k को हम कहते हैं वेव नंबर, इसे वेव नंबर भी कहते हैं, या फिर इसे हम कहते हैं प्रोपेगेशन कांस्टेंट, या फिर हम इसे प्रोपेगेशन कांस्टेंट भी कहते हैं, जो आपको बिल्कुल नाम ध्यान रखना चाहिए। डन। इसको फाइंड करने का फॉर्मूला मैं आपको बताना चाहूंगा, ओमेगा अपॉन वी होता है, या इसे फिर मैं 2 पाई बाय लैम्डा भी लिख सकता हूं। नाउ ओमेगा क्या है? ओमेगा इज एक्चुअली द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेटिंग पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। नाउ ओमेगा एक्चुअली क्या है? जो मेरे मीडियम के पार्टिकल्स में क्या कर रहे हैं? मीडियम के पार्टिकल्स तो ऑसिलेट कर रहे हैं। अब अगर वो ऑसिलेट कर रहे हैं तो डेफिनेटली उनका एक टाइम पीरियड होगा ऑसिलेशन का, एक फ्रीक्वेंसी होगी ऑसिलेशन की। तो ओमेगा उन्हीं पार्टिकल्स की एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। और आपको बिल्कुल बताना चाहूंगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा को फाइंड करने का फॉर्मूला होता है 2 पाई बाई टी, और इसे मैं 2 पाई एफ भी लिख सकता हूं, है ना। तो ओमेगा कौन है? ओमेगा है हमारी एंगुलर फ्रीक्वेंसी। दिस इज नथिंग बट एंगुलर फ्रीक्वेंसी, हम इसे कहते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, आप समझ सकते हैं। सो ओमेगा इज कॉल्ड
एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेटिंग पार्टिकल्स, जिसकी वैल्यू 2π/t है, जहां पर t क्या है, हमारे ऑसिलेटिंग पार्टिकल्स का टाइम पीरियड है, या फिर इसे मैं 2πf भी लिख सकता हूं, जहां पर f 1 टाइम पीरियड होती है, जिसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, और बिल्कुल आप यहां पे समझ सकते हैं। तो इस ओमेगा की भी जानकारी यहां पर हम कलेक्ट कर चुके हैं, एंड k की वैल्यू ओमेगा अपॉन v होती है। नाउ व्हाट इज x, व्हाट इज x? तो x के बारे में ध्यान से सुनना, मैं ये कह रहा हूं कि मेरी वेव का प्रोपेगेशन किस तरफ हो रहा है, मेरी ये जो वेव है इसका प्रोपेगेशन किस तरफ हो रहा है, इसका प्रोपेगेशन हो रहा है एक्स एक्सिस की तरफ। अब जब भी हम किसी मीडियम में वेव को प्रोड्यूस करते हैं, जब भी हम किसी मीडियम में वेव को प्रोड्यूस करते हैं, तो मीडियम के कोई एक दो पार्टिकल ऑसिलेट नहीं करते, मीडियम के इनफाइनाइट पार्टिकल्स का एक साथ ऑसिलेशन हो रहा होता है। आप देख सकते हैं, आप बिल्कुल देख सकते हैं, मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहां पर कि ये वाला जो पार्टिकल है, अब देखेंगे तो ये एक्सट्रीम पोजीशन पे है, ऊपर की तरफ ज्यादा डिस्प्लेस हुआ, इसके लेफ्ट में पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट हल्की कम है, इसके राइट के पार्टिकल की हल्की डिस्प्लेसमेंट फिर से ज्यादा है ना। ये वाला पार्टिकल तो अभी तक डिस्प्लेस मिन पे ही है, वो तो डिस्प्लेस कर ही नहीं पाया है। यहां पे जो पार्टिकल था स्ट्रिंग का, वो अब नीचे की तरफ आ चुका है, यहां वाला पार्टिकल नीचे आया है, बट इस वाले पार्टिकल की तुलना में इसकी जो डिस्प्लेसमेंट फिलहाल है कम है। तो हम देख सकते हैं कि मीडियम के अलग अलग पार्टिकल्स की अलग अलग डिस्प्लेसमेंट है, कोई पार्टिकल अभी भी मिन पे है, कोई पार्टिकल अभी एक्सट्रीम पे है, और कोई मिन एक्सट्रीम के बीच पे कहीं पर है। तो यहाँ पर कोई एक दो पार्टिकल का ऑसिलेशन नहीं होता। जब हम किसी मीडियम में वेव को प्रोड्यूस करते हैं तो मीडियम के इनफाइनाइट पार्टिकल्स एक साथ ऑसिलेट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर सवाल यह है कि मैं किस पार्टिकल के लिए y की वैल्यू फाइंड करना चाहता हूं, मैं किस पार्टिकल की पोजीशन जानना चाहता हूं अलॉन्ग y एक्सिस। जब ऑसिलेशन हो रहा था तब उसी पार्टिकल की जो पोजीशन होगी अलॉन्ग x एक्सिस फ्रॉम द ओरिजिन, वही हमारा x होता है। अरे भैया, आप कौन से पार्टिकल पे इंटरेस्टेड हो, किस पार्टिकल के लिए आप y की वैल्यू फाइंड करना चाहते हो? जो मेरे मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो y एक्सिस के अलॉन्ग ऑसिलेट हो रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट एक दो पार्टिकल थोड़ी ऑसिलेट हो रहे हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स ऑसिलेट हो रहे हैं। तो मैं किस पार्टिकल के लिए y की वैल्यू फाइंड करना चाहता हूं? उस पार्टिकल की ओरिजिन से, मतलब सोर्स से, जहां पे हमने वेव को प्रोड्यूस किया था, वहां से उस पार्टिकल की जो दूरी होगी, जिस पार्टिकल के लिए आप y की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, उसी पार्टिकल की जो x कोऑर्डिनेट होगी वो हमारा x होता है। तो सपोज मैं इस पार्टिकल पे इंटरेस्टेड था, तो ओरिजिन से इस पार्टिकल की दूरी मेरी x हो जाएगी, जो बिल्कुल आपको समझना चाहिए। x को लेके भी आप क्लियर हो गए होंगे। अब यहां पर एक और वेरिएबल है जो कि है मेरा टाइम। अब सवाल ये कि यहाँ पे टाइम क्यों आ रहा है? क्यों आ रहा है? क्योंकि मीडियम के पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं भैया? ऑसिलेट कर रहे हैं। तो ऑसिलेशन के दौरान उनकी पोजीशन फिक्स थोड़ी है, वो तो मूव करते जा रहे हैं, कभी मीन पे, तो कभी अपर एक्सट्रीम पे, तो कभी लोअर एक्सट्रीम पे, कभी मीन एंड अपर एक्सट्रीम के बीच में कहीं पे, कभी मीन और लोअर एक्सट्रीम के बीच पे कहीं पे। तो उनकी पोजीशन तो बदलती जा रही है, अलग अलग मोमेंट पे मीडियम के पार्टिकल्स की अलग अलग पोजीशन होगी अलॉन्ग वाई एक्सिस। तो आप किस टाइम पे, किस मोमेंट पे आप पार्टिकल की पोजीशन फाइंड करना चाहते थे, वो टाइम भी तो बताओगे, और इसलिए यहाँ पे टाइम का भी जिक्र होता है। और इसलिए मैं आपको बिल्कुल बताना चाहता हूँ कि जो एक प्रोग्रेसिव वेव इक्वेशन होती है, वो वेव इक्वेशन में जो मेरा पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट y है, वो दो वेरिएबल पे डिपेंड करता है। उसके लिए दो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, जिसमें आपका पहला वेरिएबल कौन है? पहला वेरिएबल आपका x है, मतलब किस पार्टिकल के लिए, ओरिजिन से कितनी दूरी के पार्टिकल के लिए आप y की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, आगे आपको x बताना पड़ेगा। अलग अलग पार्टिकल के लिए अलग अलग x की वैल्यू होगी। तो पहला वेरिएबल कौन है? मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, पहला इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेरा x है, और किस टाइम पे आप उसकी वैल्यू बताना चाहते हैं, तो मेरा सेकंड वेरिएबल टाइम है। और इसीलिए जो एक प्रोग्रेसिव वेव इक्वेशन के केस में, इसीलिए एक प्रोग्रेसिव वेव इक्वेशन के केस में जो पार्टिकल की पोजीशन है, इट डिपेंड्स ऑन टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, जिसमें पहला वेरिएबल है मेरा x, दूसरा वेरिएबल है मेरा टाइम t। यहां पर हमारे दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं जिस पे y की वैल्यू डिपेंड करती है। मैं समझता हूं यहां तक की भी बातें क्लियर है। अब एक आखिरी इंपॉर्टेंट बात जो आपको सीखने की बहुत बहुत जरूरत है, यहां पर अगर आप देखेंगे तो मैंने kx एंड ओमेगा टी के बीच में प्लस साइन भी लिखा है और माइनस साइन भी लिखा है। दोनों ही साइन आ सकते हैं, लेकिन दोनों ही साइन का मतलब अलग है, दोनों ही साइन का जो इंटरप्रिटेशन है वो डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है मैं आपको बताना चाहूंगा, अगेन ध्यान से सुनना। अगर kx एंड ओमेगा टी के बीच में माइनस साइन है, कौन सा साइन है? माइनस साइन है। इसका यह मतलब है
कि जो मेरी वेव है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग प्रोपेगेट कर रही है। माइनस साइन का होना इस बात को दर्शाता है कि जो मेरी वेव है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग प्रोपेगेट कर रही है। फिर से कहता हूं, नेगेटिव साइन का मतलब होता है कि वेव का प्रोपेगेशन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग हो रही है ना। लेकिन अगर के एक्स एंड ओमेगा टी के बीच में प्लस साइन आ जाए, इसका यह मतलब होता है कि जो हमारी वेव है उसका प्रोपेगेशन नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग हो रहा है ना। पॉजिटिव साइन का मतलब होगा नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ वेव का प्रोपेगेशन, माइनस साइन का मतलब होगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग वेव का प्रोपेगेशन। उल्टा चलता है ना, प्लस का मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस, माइनस का मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग हमारी वेव प्रोपेगेट हो रही है, जो आपको समझने की जरूरत है। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो इस इक्वेशन के साथ आप इसको कंपेयर करिए। अगर मैं कंपैरिजन करूं तो आपको कई सारी बातें समझ में आएंगी, जो बिल्कुल यहां पर मैं एक एक करके लिख सकता हूं। अगर मैं आपको ये पूछूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड, तो एक की वैल्यू आप बिल्कुल बता सकते हैं, इट इज 4 मिलीमीटर। ट्रू और नॉट? नाउ एक की वैल्यू मतलब एम्पलीट्यूड की वैल्यू मेरी 4 mm है। अब x के साथ जो मल्टीप्लाइड नंबर है, x के साथ जो मल्टीप्लाइड नंबर है उसी को हम कहते हैं प्रोपेगेशन कांस्टेंट। x के साथ मल्टीप्लाइड कौन है? k का नाम क्या रखा मैंने? प्रोपेगेशन कांस्टेंट। मतलब x के साथ जो भी मल्टीप्लाइड होगा वो k होना चाहिए, और यहां पर x के साथ ये मल्टीप्लाइड है, इसका ये मतलब है कि यही वैल्यू मेरी k की होनी चाहिए। साथ ही साथ टाइम के साथ जो नंबर मल्टीप्लाइड होगा वो मेरी होगी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और यहां पर टाइम के साथ कौन मल्टीप्लाइड है? टाइम के साथ मल्टीप्लाइड है 600। एंड डेफिनेटली मैं कंक्लूड कर सकता हूं कि यहां पर ओमेगा की वैल्यू कंपैरिजन करने से मैं बिल्कुल कंक्लूड कर सकता हूं कि ओमेगा की वैल्यू 600 होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। ट्रू और नॉट? यहां तक आप बिल्कुल समझ सकते हैं। एंड अगर यहां पर हमको एक बात और भी बोला था कि जो x की वैल्यू है उसको मिलीमीटर में लिया गया है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। x की वैल्यू अगर मिलीमीटर में है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम बिल्कुल उसको समझ सकते हैं। डन? तो अब मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर निकाल के दिखाता हूं। तो मुझको वेव की वेलोसिटी पूछी गई थी, मुझे वेलोसिटी v बतानी है। मुझे क्या बतानी है कि किस वेलोसिटी के साथ वेव का प्रोपेगेशन हो रहा है। और अगर आप देखेंगे तो k के एक्सप्रेशन में प्रोपेगेशन कांस्टेंट या फिर वेव नंबर के एक्सप्रेशन में v का जिक्र है। और अगर मुझे k की वैल्यू मिल जाए, जो कि मिल चुकी है, अगर मुझको ओमेगा की वैल्यू मिल जाए, जो कि अगेन मुझे मिल चुकी है, तो भैया मैं तो v निकाल लिया है ना। और इस वे में हम v की वैल्यू को डेफिनेटली यहां पर फाइंड कर लेंगे, बहुत इजीली फाइंड कर लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक सवाल मैं आपके सामने ये रखना चाहता हूं कि इस केस में जो वेव का प्रोपेगेशन है, आप बताएंगे सोच के किस तरफ हो रहा है? इज इट अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव एक्स एक्सिस? आप एकदम सही सोच रहे हैं, है ना। यहां पर कौन सा साइन आपको दिख रहा है? यहां पर पॉजिटिव साइन है। इसका यह मतलब है कि वेव का प्रोपेगेशन अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस हो रहा है, और इसीलिए यहां पर देखा जाए तो ऑप्शन 4 नहीं हो सकता एंड ऑप्शन 1 नहीं हो सकता, क्योंकि वेव नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रही है, ये तो तय हो चुका है। अब क्या वैल्यू है ये मुझे बताना है, और मैं आपको वैल्यू फाइंड करके बता रहा हूं। तो k की वैल्यू कितनी है मेरी? 20 इंटू 10⁻³ है, एंड ओमेगा की वैल्यू 600 है। तो देख लेते हैं। तो k की वैल्यू मुझे गिवन है 20 इंटू 10⁻³ डन। और यहां पर मुझे ओमेगा की वैल्यू गिवन है 600, जो बिल्कुल आपको समझना चाहिए। और मैं बताना चाहूंगा कि इस केस में k की जो यूनिट बनेगी, देखिए हम जानते हैं कि k की जो वैल्यू है वो है 2π/λ भी है ना। यहां पर मैंने लिखा था आपके लिए कि k की वैल्यू 2π/λ है। अब क्योंकि यहां पर x की वैल्यू मुझे मिलीमीटर में लेने को कहा गया है, इसका यह मतलब है कि जो वेव लेंथ है, लैम्डा यहां पर क्या होता है? लैम्डा होती है वेव लेंथ, है ना। एक क्रेस्ट एंड एक ट्रफ मिलके जिस लेंथ को कवर करते हैं, इस लेंथ को अपन वेव लेंथ कहते हैं। और क्योंकि हमें बोला था साफ साफ कि x की वैल्यू मिलीमीटर में लेना, इसका यह मतलब है कि 2π/λ में जो लैम्डा मेरी वेव लेंथ है, इसको भी मुझे मिलीमीटर में ही लेना चाहिए, मुझे मिलीमीटर में ही लेना होगा, जो आपको बिल्कुल समझना चाहिए। तभी जाकर के मेरे पास 2π बचेगा, जो कि एंगल होगा रेडियन में। तो नाउ तो इसीलिए मैं कह सकता हूं कि यहां पर जो k की यूनिट होगी वो होगी रेडियन पर मिलीमीटर, जो आपको बिल्कुल समझना चाहिए। एंड ओमेगा मेरी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, जिसकी यूनिट होगी रेडियन
पर सेकेंड। करेक्ट, यहां तक आप बिल्कुल समझ सकते हैं। अब हम इस क्वेश्चन के आंसर को बहुत क्विकली फाइंड करने के लिए तैयार हैं। तो मैं के की जगह में क्या लिख सकता हूं? के की जगह में लिख सकता हूं ओमेगा अपॉन वी इज इक्वल टू 20 इंटू 10⁻³ एक काम और कर सकते हैं अपन, इस मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर ही देते हैं, काफ़ी आसान हो जाएगा, क्योंकि मुझे जो ऑप्शंस गिवन थे वो मीटर पर सेकंड में गिवन है और इसीलिए मुझको मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देना चाहिए। तो अब जानते हैं कि मिली का मतलब होता है 10⁻³ सो 10⁻³ एंड 10⁻³ कैंसिल होके फाइनली ये वैल्यू मुझे मिलने वाली है 20 रेडियन पर मीटर। और यही वैल्यू के साथ मैं आगे बढ़ूं तो ज़्यादा बेटर होगा, और इसीलिए यहाँ पर ओमेगा बाई वी मीन्स के की वैल्यू मैंने लिख दी 20 रेडियन पर मीटर, है ना, रेडियन पर मीटर। नाउ अब ओमेगा की वैल्यू कितनी है? ओमेगा की वैल्यू है मेरी 600 रेडियन पर सेकेंड, वी अपनी जगह पर रहने देते, इक्वल्स टू 20 रेडियन पर मीटर। अब अगर आप देखेंगे तो रेडियन रेडियन आपस में कैंसिल हो जाएंगे, मुझे वी निकालना है, तो वी को मैं आरएचएस की तरफ ट्रांसफर करता हूं, तो वी मेरी आरएचएस की तरफ चली गई न्यूमरेटर में, 20 मेरी डिवाइड हो जाएगी, 20 की डिवाइड होते ही 600/20 की वैल्यू हो जाएगी 30। ये जो रेडियन रेडियन थे तो कैंसिल हो गए, मीटर ऊपर चला जाएगा एंड पर सेकंड अपनी जगह पर रहने देंगे। और इसीलिए मेरी इस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए जो वेव की स्पीड होगी वो होगी 30 मीटर पर सेकेंड एंड डायरेक्शन होगा अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। और इसीलिए यहां पर मैं वेलोसिटी की बात करूं इट विल बी -30 मीटर पर सेकेंड एंड ऑब्वियसली मैं ऑप्शन 3 के साथ जाऊंगा, जो कि इस सवाल का एकदम परफेक्ट आंसर है ना। लास्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 जनवरी 2025 के फर्स्ट शिफ्ट से है एंड क्वेश्चन कहता है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज assertion A and the other is labeled as region R. Assertion A, a sound wave has higher speed in solids than gases. एकदम करेक्ट बात है, assertion एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। क्यों, मैं बताता हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो साउंड की स्पीड है वो मीडियम के दो प्रॉपर्टीज पे डिपेंडेंट है, जिसमें पहली प्रॉपर्टी का नाम मैंने लिया था इलास्टिक प्रॉपर्टी एंड सेकेंड प्रॉपर्टी का नाम लिया था मैंने इनर्शिया प्रॉपर्टी। करेक्ट, मैं आपको बिल्कुल बताना चाहूँगा कि इलास्टिसिटी की अगर मैं बात करूँ तो सॉलिड के केसेस में इलास्टिसिटी सबसे ज़्यादा होती है ना। सॉलिड लिक्विड या फिर गैसेस के कंपेयर में ज़्यादा इलास्टिक होते हैं, उनकी इलास्टिसिटी रिलेटिवली ज़्यादा होती है। और एक बात मैं आपको ये और बताना चाहूँगा, जो मैंने बताया भी था कि साउंड की स्पीड बेसिकली जो हमने गैस के केस में फाइंड करना सीखा था वो फॉर्मूला क्या था, v इक्वल टू √ बल्क मॉडुलस अपॉन डेंसिटी। करेक्ट और नॉट? इसी फॉर्मूले की हमने बात की थी। हमने कहा था कि गैस के केसेस में या गैसेस मीडियम के केसेस में जो हमारी साउंड की स्पीड होती है वो √ बल्क मॉडुलस अपॉन डेंसिटी होती है। ट्रू। अगर मैं बात करूं सॉलिड से ट्रेवल करने वाली लॉन्गिट्यूडिनल वेव की, साउंड वेव की, तब उसकी स्पीड को फाइंड करने का फॉर्मूला होता है v इक्वल टू √ यंग्स मॉडुलस अपॉन डेंसिटी। जो आपको समझाना चाहूँगा मैं, ये फॉर्मूला आप कब यूज करेंगे, जब बेसिकली फ्लूइड के लिए हम बात करेंगे। फ्लूइड के केस में साउंड की स्पीड को फाइंड करने का फॉर्मूला है √ बल्क मॉडुलस अपॉन डेंसिटी। सॉलिड के केसेस में साउंड की स्पीड को फाइंड करने का फॉर्मूला है √ यंग्स मॉडुलस अपॉन डेंसिटी। यहाँ पर यंग्स मॉडुलस हमारी सॉलिड की इलास्टिसिटी को शो करेगा। और मैं बिल्कुल बताना चाहूँगा कि सॉलिड के केस में जो यंग्स मॉडुलस की वैल्यू है, जो इलास्टिसिटी है, बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू गैस। और इसीलिए ये बात एकदम सही है कि साउंड की स्पीड सॉलिड में ज़्यादा है, गैस में कम होती है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक बात एकदम सही बात है, इसमें कोई भी फॉल्ट नहीं है, एकदम सही स्टेटमेंट आप बिल्कुल समझ सकते हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि गैसेस के केस में साउंड की स्पीड, अगर मैं अपने एटमॉस्फेयर की बात करूँ तो अपने एटमॉस्फेयर में जो साउंड की स्पीड है वो है अराउंड 344 मीटर पर सेकेंड, पर जनरली सॉलिड में साउंड की स्पीड 5000 मीटर पर सेकेंड के रेंज में होती है, जो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। नाउ अब मैं रीजन आर की बात करता हूँ। गैसेस हैव हाइयर वैल्यू ऑफ बल्क मॉडुलस देन सॉलिड। ये बात तो मैं बता चुका हूँ कि गलत है। मैं जस्ट आपको बोला था कि सॉलिड के लिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी गैस के कंपैरिजन में। सबसे कम बल्क मॉडुलस किसका, गैस का।
उससे ज़्यादा किसका, लिक्विड का, और सबसे ज़्यादा किसका, सॉलिड का। तो सॉलिड के लिए बल्क मॉडुलस सबसे ज़्यादा होती है, सॉलिड की इलास्टिसिटी सबसे ज़्यादा होती है और इसीलिए उसमें स्पीड ज़्यादा थी। बल्क मॉडुलस सॉलिड का सबसे ज़्यादा होता है, बट क्या बोलता है यहाँ पर, गैस के लिए बल्क मॉडुलस की वैल्यू सबसे ज़्यादा है। एकदम गलत स्टेटमेंट है। तो सवाल समझते हैं। इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो एसर्शन करेक्ट है, रीजन फॉल्स है, और इसीलिए ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। मैं ऑप्शन फोर्थ के साथ जाऊंगा, एंड देखा जाए तो ऑप्शन फोर्थ इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब है। और इसी के साथ फाइनली हमारा आज का ये क्लास एंड होता है। मैंने आपको कहा था कि जनवरी अटेम्प्ट में टोटल 3 सवाल आए थे 2025 में मैकेनिकल वेव से, और उन तीनों ही सवालों को मैंने आपके साथ यहाँ पर डिस्कस किया। और मैं समझता हूँ कि मेरी ये मेहनत, ये मेरी कोशिश आपके लिए काफ़ी यूजफुल साबित होगी। आप काफ़ी कुछ सीखेंगे, और इसी उम्मीद में आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।